Hello students, I am Rashmi Singh. I hope you all are doing good in these troubled times of COVID-19. As you know, due to COVID issues, we may not be able to interact physically. Hence, continue imparting education, we are meeting virtually. So, let's start. Today we will discuss about the therapy of disabled children या differently abled children. आप सभी को जैसे कि पता है डिफरेंटली एबल्ड क्या होते हैं। डिफरेंटली एबल्ड वो होते हैं जिन्हें डिफरेंट सबसे अलग होते हैं जो बच्चे जिन्हें किसी चीज की जो सबसे अलग होते हैं, जो ऐसे बच्चे जिन्हें कुछ उन्हें और बच्चों से अलग चीजों की जरूरत होती है, जैसे उन्हें चलने के लिए टीचिंग एड्स की या सुनने के लिए किसी एड्स की, या फिर चलने के लिए एड्स या सुनने के लिए एड्स या देखने के लिए एड्स, इस तरह की कई तरीके की डिफरेंट चीजों की उनको जरूरत होती है। तो व्हाट आर चाइल्ड्स मेन नीड्स? There are many types of therapies that can have a positive effect on child depending on a number of factors. The severity of child's condition, age, personality, and other factors matter when choosing a type of therapy and a course of action. Before anything else, child needs to be assessed by professional in order to better understanding his her needs. A personalized therapy plan is necessary as every child is different and need to find the best approach for each case. Professional and family support are both incredibly important. We will have to carefully notice the progress of child and inform the therapist of anything that can affect the course of the therapy. It means कि ऐसे कौन से बच्चे मेन बच्चे होते हैं जिनको इसकी जरूरत होती है। सबसे पहले कि ऐसे बच्चे जिनको थेरेपी की जरूरत होती है, उनके साथ जो होता है, उनके साथ कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो उनके इस थेरेपी की जरूरत होती है, जिसकी वजह से तो वो फैक्टर्स क्या होता है, उनकी एज या पर्सनैलिटी इसको इफेक्ट करते हैं। और एज और पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उनकी एज को देखते हुए, उनकी पर्सनैलिटी उससे कोई इफेक्ट ज्यादा ना हो, उन सबको देखते हुए इन सबकी हम थेरेपी करते हैं। थेरेपी हमें कई तरीके से मिलती है, जैसे कि थेरेपी करने से पहले हमें बच्चों की जरूरत, उनके क्या प्रोफेशनल डिसऑर्डर उनमें क्या है, उनको समझना जरूरी होती है, उनकी जरूरतों को समझना जरूरी होती है, उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, इस चीज को जब समझना जरूरी होता है, तभी हम उनकी अच्छी थेरेपी के लिए कुछ कर सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ थेरेपीज क्या क्या हो सकती हैं? तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ थेरेपीज, जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं स्पीच थेरेपी, जिसमें कि आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर क्या होते हैं, फ्लुएंसी डिसऑर्डर, रिजोनेंस और वॉइस डिसऑर्डर या लैंग्वेज डिसऑर्डर, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एंड सेकेंड इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड थर्ड इज फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट में आप इनके जो टाइप्स ऑफ थेरेपिस्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट वो हो सकते हैं कैरेक्ट्रिक मेडिसिन, मेंटल हेल्थ, पेडियाट्रिक, वुमेन्स हेल्थ, इंटेंसिव केयर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ऑर्थोपेडिक्स, स्ट्रोक सर्विसेज। सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीच थेरेपी। तो स्पीच थेरेपी क्या होती है? Children who have trouble saying certain sounds and understanding others can go to a special kind of therapist for help, that is the speech language pathologies or speech therapist. The speech and language therapist specialize in the evaluation and treatment of communication disorders and swallowing disorders. जो बच्चे होते हैं जिनको स्पीच थेरेपी की जरूरत होती है, जैसे कि आप वर्ड से समझ रहे स्पीच थेरेपी, जिनको बोलने में कुछ प्रॉब्लम होती है, ऐसे बच्चों को स्पीच थेरेपी की जरूरत होती है। तो स्पीच थेरेपी जो होता है वो उसमें ऐसे बच्चे जो कई तरीके से ट्रबल करते हैं बोलने में, चीजों को सुनने में या सुन के उनको रिस्पॉन्स करने में जल्दी, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो स्पीच थेरेपी के लिए उनके थेरेपिस्ट के पास आते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो थेरेपिस्ट होते हैं वो लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो होते हैं, उनके जो इसमें स्पीच थेरेपी वही दे सकते हैं जो लैंग्वेज थेरेपिस्ट में स्पेशलाइज हो, और उसका इवेल्यूशन करके बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको इवेल्युएट करके उसका ट्रीटमेंट उनसे बात कर करके उनके ट्रीटमेंट को अच्छे से कर सके।
So next is work of speech therapist. The speech therapist help people of all ages with different speech and language disorders. ये जो थेरेपी होती है स्पीच थेरेपी, हम अलग अलग एज के डिफरेंट डिफरेंट लोगों को भी ये लैंग्वेज डिसऑर्डर जिनके अंदर होता है उनको स्पीच थेरेपी दे सकते हैं. So first is articulation disorders. आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया उसके बारे में हम बात करते हैं. तो व्हेन अ चाइल्ड हैज प्रॉब्लम इन सेइंग सर्टेन वर्ड्स और सेइंग वर्ड करेक्टली, फॉर एग्जांपल run might come out as one or say may sound like fay. Lips are considered articulation disorder. आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर को हम हिंदी में अगर बात करें तो इनको हम कहेंगे उच्चारण स्पष्टता विकार. आर्टिकुलेशन ऑर्डर को उच्चारण स्पष्टता विकार कहेंगे हिंदी में. ऐसे बच्चे, ऐसे चिल्ड्रन जिनको की चीजों को बोलने में प्रॉब्लम होती है, वो वर्ड्स को जल्दी कैच नहीं कर पाते हैं. जैसे कि हमने अगर फॉर एग्जांपल देखते हैं इसमें, जैसे कि बताया है कि रन, तो वो हो सकता है वो कुछ नहीं कम वन, और उसको बोलने में वो कुछ और सुने कुछ और, वो उनके लिप्स से कुछ और वर्ड्स निकले, तो वो हो सकता है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, है ना. एंड सेकंड इज फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स. इफ चाइल्ड रिपीट्स सर्टेन साउंड्स एंड has trouble in saying the complete word, then the child has fluency disorder. That is, a kid trying to say a story might get stuck on the S and say cert and story. The child might draw out sounds and say story. They stutter in a fluency disorder. फ्लुएंसी डिसऑर्डर में हम कह सकते हैं कि बच्चा किसी एक वर्ड को बोलने के लिए अगर उस वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा है, या एक सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए एक ही वर्ड या सेंटेंस को बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो फ्लुएंसी में नहीं बोल सकते. फ्लुएंसी डिसऑर्डर जैसे कि हिंदी में कहेंगे प्रवाह विकार. प्रवाह विकार ऐसा विकार होता है जो अधिकतर बच्चों में पाया जाता है. ये डिसऑर्डर ऐसे बच्चों में पाया जाता है जो पूरे सेंटेंस को बोल नहीं सकते सही से, वो एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हैं, फिर उसके बाद बहुत एफर्ट लगाने के बाद वो उस बात को, उस सेंटेंस को या उस वर्ड को बोल सकते हैं. तो वो आएगा फ्लुएंसी डिसऑर्डर, मतलब कि एक प्रवाह में या एक फ्लुएंसी में वो चीजों को बोल ना पाए, वो होता है फ्लुएंसी डिसऑर्डर. नेक्स्ट इज रेजोनेंस और वॉइस डिसऑर्डर. रेजोनेंस और वॉइस डिसऑर्डर जिसे हम कहेंगे उनकी आवाज के विकार, आवाज का विकार जिसे कहेंगे, तो उसमें हम क्या देख सकते हैं कि अ चाइल्ड माइट हैव अ वॉइस डिसऑर्डर इफ पीपल हैव ट्रबल अंडरस्टैंडिंग देम. द चाइल्ड माइट स्टार्ट अ सेंटेंस लाउड एंड क्लियर, but at the end it becomes quiet and mumbling by the end. Often such type of kids sound like they have cold or like they are talking through their nose. वॉइस डिसऑर्डर में क्या होता है, ऐसे बच्चे जिनको आवाज का विकार होता है, वॉइस डिसऑर्डर जिसे कहेंगे, वो चीजों को समझने में बहुत टाइम लेते हैं, बहुत ट्रबल होता है उनको सीखने समझने में चीजें. तो ऐसे बच्चे होते हैं जो सेंटेंस जब स्टार्ट होता है, जब सेंटेंस की शुरुआत होती है, तो शुरुआती समय में तो वो सेंटेंस को बहुत ही लाउडली और क्लियर बोलते हैं, बट जैसे जैसे सेंटेंस खत्म होता है तो उनकी जो आवाज होती है एट द एंड हम बात करेंगे, तो उनकी आवाज क्या होती है, धीमी हो जाती है, या फिर वो बड़बड़ाना या क्लियर स्पष्ट आवाज नहीं समझ में आती है. अगर सेंटेंस खत्म होने तक का ध्यान दे तो शुरू में तो बहुत अच्छे से बोलेंगे, लेकिन थोड़ी तेज बोलेंगे और फिर और साफ बोलेंगे, लेकिन फिर जैसे जैसे उनका सेंटेंस खत्म होगा वो उनकी आवाज थोड़ी कम होती जाएगी और वो बड़बड़ाते हुए जैसे खत्म कर रहे हैं, वो आपको इस पर समझ नहीं आएगा. तो ऐसे बच्चे जब बोलते हैं तो उनके बोलने के उससे लहजे से लगेगा आपको कि जैसे उनको या तो जुकाम है हर समय, या फिर उनके जो मतलब वो बात कर रहे हैं वो नाक के बल बोल रहे हैं. बहुत सारे लोग होते हैं जो नाक के बल बोलना शुरू करते थे, ऐसे बच्चे वॉइस डिसऑर्डर के उसमें आते हैं. नेक्स्ट इज लैंग्वेज डिसऑर्डर. A child having problem in understanding people or has trouble in putting words together to express their thoughts may also have language disorder.
लैंग्वेज डिसऑर्डर यानी कि भाषाई विकार। तो भाषाई विकार वो होता है, पहले तो हमने आवाज की डिसऑर्डर की बात की, फिर हम सबसे पहले तो हमने उच्चारण स्पष्टता यानी कि आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर की बात की। दूसरा हमने प्रवाह विकार यानी कि फ्लुएंसी डिसऑर्डर की बात की। तीसरा वॉइस डिसऑर्डर की बात की। और फोर्थ इज लैंग्वेज डिसऑर्डर यानी कि भाषाई विकार। तो ऐसे बच्चे जिनको लोगों के सामने अपनी बात को कहना और अपने जो थॉट्स होते हैं उसको एक्सप्रेस करने में कठिनाई आए, वो अपनी बात को एक्सप्रेस ना कर सके सही से या अपनी चीजों को सही से समझा ना सके सामने वाले को, उनको कहते हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर यानी कि भाषाई विकार। अगले अगर हम देखते हैं जो सर्विसेज ऐसे बच्चों को प्रोवाइड की जाती है स्पीच थेरेपी के लिए, तो वो क्या होती है? सर्विसेज प्रोवाइड बाय स्पीच थेरेपिस्ट। देन द फॉलोइंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, जिसमें कि पहला है cognitive aspects of communication such as attention, memory, problem solving, executive functions. Second is speech, that includes phonation, articulation, fluency, resonance, and voice, including aeromechanical components of respiration. Next is language, including comprehension and expression in oral, written, graphics, and manual modalities, language processing, pre-literacy, and language-based literacy skills, phonological awareness. Next is voice, means dysphonia, poor vocal volume, hypophonia, abnormal vocal quality, that is rough, breathy और स्टिल। तो अगर हम ऐसे जो चिल्ड्रन होते हैं जो कि डिसेबल्ड होते हैं, डिफरेंटली डिसेबल्ड होते हैं, ऐसे बच्चों को अगर हम स्पीच थेरेपी की सर्विस प्रोवाइड करने की बात करें, तो हम उनसे जो है सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि उनसे उनका जो अटेंशन होता है उसको अपनी तरफ करें। उनके अटेंशन को पाने के लिए हमें सबसे पहले उनसे बात करनी चाहिए। बात कम्युनिकेट करने के थ्रू, संप्रेषण के थ्रू हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। फिर उनके अंदर जैसे कि फ्लुएंसी की प्रॉब्लम हुई, वॉइस इंक्लूडिंग एरोमैटिकल की प्रॉब्लम हुई, इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम होती है, उसको हम पहले समझते हैं, उसको सर्च करते हैं। फिर उसके अंदर जो उनको प्रॉब्लम होती है उसके कौन से टूल्स की हमें जरूरत है या उनके प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है, कम्युनिकेशन के थ्रू या कोई थेरेपी, कम्युनिकेशन थेरेपी अपनाई जाए या कोई और थेरेपी अपनाई जाए जिससे कि उनकी प्रॉब्लम को दूर किया जाए। तो इस सबसे पहले प्रॉब्लम दूर करने से पहले हमें उन्हें कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है ये जानने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि बच्चों के अंदर किस लेवल तक की प्रॉब्लम है। स्पीच थेरेपी की अगर हम बात करें तो स्पीच प्रॉब्लम उनके अंदर किस लेवल तक है, जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ थेरेपी। टाइप्स ऑफ थेरेपी में मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बताए थे, तो हमें वो किस कैटेगरी में आते हैं बच्चे, ये जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी हम उनकी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। फिर हम उसी में अगर हम बात करें सर्विसेज में, तो हमारा नेक्स्ट है सेंसरी अवेयरनेस रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, swallowing or some other upper aerodigestive functions. These speech, language, and swallowing disorders result from a variety of causes. Example: stroke, brain injury, hearing loss, development delay, cleft palate, cerebral palsy, और emotional issues। जो ये स्पीच लैंग्वेज होती हैं, स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स होते हैं, इसके रिजल्ट जब बच्चों में स्पीच डिसऑर्डर होता है, स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर, तो इनके जो रिजल्ट होते हैं उनके रिजल्ट से हम देख सकते हैं कि उनको ब्रेन इंजरी भी हो सकती है, हियरिंग लॉस भी हो सकता है, उनका उनका डेवलपमेंट डिले भी हो सकता है, तो सेरेब्रल पाल्सी जो कि ब्रेन में होता है उसमें भी हमें इफेक्ट हो सकता है, उनके इमोशनल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो कई तरह की चीजें हम देख सकते हैं उनके अंदर। नेक्स्ट इज हमारी जो नेक्स्ट थेरेपी है, सबसे पहले हमने स्पीच थेरेपी की बात की, नेक्स्ट थेरेपी हमारी आती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है? सो ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ इनेबलिंग engagement in everyday living through occupation, of enabling people
to perform the occupations that foster health and well-being, to enable a just and inclusive society that all people may participate to their potential in the daily occupations of life. जो ऑक्यूपेशन थेरेपी होती है वो एक तरह से आर्ट और साइंस इन दोनों की तरह हम उसमें जैसे कि आर्ट कोई आप आर्ट क्या होता है कि हम कितने अच्छे तरीके से किसी काम को कर सकते हैं, और साइंस क्या होता है कि जिसमें हम कितने अच्छे तरीके से किसी टेक्निक का यूज करके किसी टेक्निकल चीज को यूज करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो जो ऐसे फोस्टर हेल्थ के इशू वाले लोग होते हैं या बच्चे होते हैं या इंक्लूसिव सोसाइटी में हमारे बहुत सारे बच्चे पाए जाते हैं। इंक्लूसिव सोसाइटी इन द मीन्स की ऐसी सोसाइटी जहाँ पे हम सब कोई रह रहे हों, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ऐसी थेरेपी की जरूरत होती है। तो हमें ऐसे लोगों को किस तरीके से कितने अच्छे तरीके से ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाए कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से एवरीडे लाइफ जो होती है उनकी उसको अच्छे से जी सके। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या होते हैं यहाँ पर हम बात करेंगे। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आर highly trained healthcare professionals. They define an occupation as much more than a chosen career. Occupation refer to everything that people do during the course of everyday life. Each of us have many occupations that are essential to our health and well-being. The occupational therapists believe that occupations describe who you are and how you feel about yourself. जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं वो आपके अंदर सबसे पहले तो ये निकालते हैं कि आप कौन हैं और आप अपने आप के अपने लिए कैसा फील करते हैं। सबसे पहले वो आपको अपने से मिलवाते हैं। जैसे यहाँ पे फिलॉसफी में पढ़ चुके होंगे कि स्वयं से मिलना, स्वयं की अंतरात्मा से मिलना, आइडियलिज्म ऐसा कहता है। वैसा ही ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या होते हैं कि आपको स्वयं से मिलवाते हैं कि अपने खुद के सेल्फ, अपने योर सेल्फ में आपके अंदर क्या चीजें हैं उसको आप जानिए, अपनी पावर को पहले पहचानिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्थ केयर को वो ट्रेन करते हैं। आपके अंदर जो उनको प्रॉब्लम दिखती है उसको वो ट्रेनिंग के थ्रू, ऐसी थेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या होता है कि हम किसी चीज को ट्रेनिंग के थ्रू, ट्रेनिंग से क्या होता है कि अगर हम किसी चीज को ट्रेन कर रहे हैं कि किसी बच्चे को अगर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हम डेली उसको कुछ कुछ काम देंगे कि आज मान लीजिए कोई बच्चा है वो अगर हम फुटबॉल खेलना चाहता है मान लीजिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उसको फुटबॉल से इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर फील्ड का एरिया क्या होता है वो बताएंगे, फिर उसको हम ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे कि कैसे आपको किस एंगल से मारना है कि आप गोल कर सको, कैसे लोगों से बचा के जाना है। तो ट्रेनिंग के थ्रू लोग क्या होते हैं सीखते हैं। वैसे ही ये थेरेपी होती है कि इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें करके लोगों की थेरेपी करते हैं और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू उनके अंदर जो प्रॉब्लम होती है, ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम जो होती है उसको हम दूर कर सकते हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है ऑक्यूपेशनल थेरेपीज की। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट यूज अ सिस्टमैटिक अप्रोच बेस्ड ऑन evidence and professional reasoning to enable individuals, families, groups, communities, organizations, or the population to develop the means and opportunities to identify and engage in the occupations of life. This collaborative process involves assessing, planning, implementing, monitoring, modifying, and evaluating the client in relation to occupational engagement in self-care, work, study, volunteerism, and leisure. जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होती है वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच के बेस पर एविडेंस पहले इकट्ठे करती है, फिर उसको प्रोफेशनल तरीके से
उसके अंदर उनके जैसे क्या किस कम्युनिटी में वो रहते हैं, कौन से ग्रुप में वो रहते हैं, किस तरह की फैमिली में रहते हैं, कि जॉइंट फैमिली है या सिंगल फैमिली है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, किस पॉपुलेशन में रहते हैं, मतलब ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी प्रॉब्लम को निकालती है। तो सबसे पहले जो एक प्रोसेस के थ्रू ये काम किया जाता है, वो प्रोसेस सबसे पहले होता है कि हम उनकी प्रॉब्लम को एसेस करते हैं पहले, फिर प्रॉब्लम एसेस करने के बाद हम उस पर समझते हैं कि उसको कैसे प्लानिंग की जाए। प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं कि उसको कैसे हम दूर करेंगे, फिर उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, फिर उसको मॉडिफाई तरीके से मॉनिटरिंग करने के बाद मॉडिफाई उसको किया जाता है, फिर उसका इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन किया जाता है। तब हम जाकर के कहीं उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर उसके बाद उस पर हम काम करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद हम रिजल्ट देते हैं। तो इतने प्रोसेस के बाद वो करके वो चेंज आती है। जैसे कि आप कोई काम करते हैं, हम नॉर्मल लाइफ में भी कोई काम करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या होता है, चीजों को प्लान करने की जरूरत होती है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि हम कोई स्कूल बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लानिंग करा हमने, फिर उसके बाद हमने उसके इम्प्लीमेंट किया, फिर हमने जगह मॉनिटर की, तो हम एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। तो वैसे ही ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं और एक प्रोसेस के थ्रू किड्स या जो भी एज के लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है उनके चीजों को डायग्नोस करके उसको सही से करते हैं, तब रिजल्ट। नेक्स्ट हमारा जो, अगर हम थेरेपी की बात करें तो हमारी नेक्स्ट थेरेपी है फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट क्या होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प पेशेंट विद फिजिकल डिफिकल्टीज दैट result from illness, injury, disabilities or aging. The patients can include children, the elderly, stroke patients, and people with sports injuries. Working with patients and physiotherapists identifies the improves the movement and function of the patient. Next is promote their health and well-being. जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो लोगों में जिन लोगों में फिजिकली डिफिकल्टीज होती है, जैसे कि उनके कोई एज के कोई उनके अंदर डिसेबिलिटी पाई जाती है या किसी इंजरी के कारण उनके अंदर डिसेबिलिटीज आ जाती है, तो ये चाहे बच्चों में हो चाहे एल्डर्स में हो, जिसमें भी ये प्रॉब्लम होती है उनको हम फिजियोथेरेपिस्ट देते हैं, यानी कि ये फिजिकली दी जाती है। और सब जैसे हम उनके मेंटल लेवल पे भी कर सकते हैं, हर तरीके से, लेकिन ये फिजिकल यानी कि शारीरिक रूप से जिनको थेरेपी दी जाए वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसी में हम अगली बात करेंगे, असिस्ट इन देयर रिहेबिलिटेशन प्रोसेस बाय डेवलपिंग एंड रिस्टोरिंग बॉडी सिस्टम, particularly the neuromuscular, musculoskeletal, cardiovascular and respiratory system. Next is device and review treatment programs that comprise manual therapy, movement, therapeutic exercise, and the application of technological equipment, example, ultrasound. Provide advice on how to avoid injury and self-manage long-term condition. इसमें अगर हम बात करें तो हम जो भी प्रॉब्लम होती है थेरेपी देने से पहले हम उसके प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, उनके किस बॉडी के किस पार्ट में प्रॉब्लम है, उसको कैसे हम सही कर सकते हैं, ये प्लान करने के लिए सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके कोई इंजरी हो गई, तो इंजरी होने के बाद आपके अंदर कौन से कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजरी कैसे भी हो गई आपकी, तो कहाँ पे इंजरी किस पार्ट में अंदर बोन्स टूटी हैं, ब्रेक हुई हैं कि नहीं हुई हैं, ये सब जानने के लिए पहले तो हम क्या करते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस कैसे करेंगे, अल्ट्रासाउंड के थ्रू। तो अल्ट्रासाउंड करेंगे, फिर उस अल्ट्रासाउंड को करने के बाद हम एडवाइस करेंगे कि आप उसको कैसे, एक डॉक्टर अगर कोई हो या कोई साइकोलॉजिस्ट हो तो वो आपको पहले एडवाइस करेगा कि इस इंजरी को कैसे आप सही कर सकते हैं, या अपने आप से भी सही करना है तो कैसे। तो इसके लिए अगर उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट को बताया तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से कांटेक्ट करेंगे, फिर वो आपकी प्रॉब्लम को समझकर उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए
आपसे बात करेंगे और फिर आपको फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू आपकी उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, उस इंजरी को काफी हद तक सही कर सकते हैं। अगर बाय बर्थ आपके अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी बाद में किसी इन्वायरमेंट के थ्रू आकर आपके अंदर वो प्रॉब्लम आई है, तो हम उसको काफी हद तक फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Work with patients and their families over a period of weeks or months to identify and treat their physical problems. Next is assist patients with joint and spinal problem, including surgery follow-up. Next is assist in the rehabilitation of the parents following accidents, injury and stroke. Write patient case notes and report and collect statistics. सबसे पहले जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फिजियोथेरेपिस्ट की, वो क्या होती है कि जो पेशेंट होता है वो पेशेंट के लिए सबसे पहले वो जानने की कोशिश करते हैं कि उसको चोट कैसे लगी, उनके अंदर फिजिकल प्रॉब्लम क्या है, या चोट लगी है कि नहीं, या पहले से बाय बर्थ है, या फिजिकल प्रॉब्लम क्या है, उस चीज को पहले हम जानते हैं। फिर पेशेंट की चीजों को असिस्ट करके उनके जॉइंट और स्पाइनल प्रॉब्लम के बारे में जाना जाता है कि उसके अकॉर्डिंग उनको सर्जरी या ट्रीटमेंट दिया जा सके। फिर उसके बाद उनको डिफरेंट टाइप के सर्जरी से दे करके उनको काफी हद तक सही करने की कोशिश की जाती है। उसी में आगे हम बात करेंगे, एजुकेट द पेशेंट्स एंड देयर केयर टेकर्स अबाउट हाउ टू प्रिवेंट और इम्प्रूव कंडीशंस। जो पेशेंट होता है उसको एजुकेट किया जाता है, उसके साथ जो केयर टेकर है उनको बताया जाता है कि कैसे उनकी कंडीशन को प्रूव किया जा सके, इम्प्रूव कर सके उसको। नेक्स्ट इज कीप अप टू डेट एंड विद न्यू टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल फॉर ट्रीटिंग पेशेंट। हम जो पेशेंट होता है उससे हमेशा टच में रहते हैं, चीजों को अप टू डेट रखते हैं, और फिर उसकी जो आजकल आप देखते होंगे हर दिन नई नई चीजें, नई टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो उस नई टेक्नोलॉजीज, नई टेक्निक्स को कैसे अपनाकर उनकी प्रॉब्लम को काफी हद तक दूर किया जा सके। फिर नेक्स्ट इज कम्युनिकेट विद वाइड रेंज ऑफ patients, caretakers and health and social care team members। जो वाइड रेंज ऑफ पेशेंट होते हैं उनसे हम कम्युनिकेट करते हैं, केयर टेक करते हैं उनकी, फिर उनके हेल्थ और सोशल केयर टीम मेंबर्स जो होते हैं उनसे बात करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। Coordinate with other, next is coordinate with other healthcare professionals to exchange information about the background and progress of patients and also refer them to other required medical attention। कंटिन्यू करते हुए उसी को आगे हम पढ़ेंगे। बी legally responsible and accountable, be caring, compassionate and professional at all times। Next is manage clinical risk। सो हम ऐसे ही उनके प्रॉब्लम्स को समझेंगे, जो उनके क्लिनिकल रिस्क है उसको मैनेज करेंगे और उनके साथ कंपनसेट और प्रोफेशनल तरीके से टाइम टू टाइम उनकी केयर करते रहेंगे, और उनके साथ जो हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, या जो भी चीजें प्रॉब्लम है पेशेंट की उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। सो ये हमारा था कि कैसे हम थेरेपी के थ्रू डिफरेंटली एबल्ड जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। सो अगर हम जितना मैंने अभी आपको बताया या आपने देखा, तो उसके कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन हमारा यही निकलता है कि एजुकेशनल थेरेपी विल इनेबल योर चाइल्ड टू that is express needs, ideas and desires, communicate effectively with the ones around him, understand the rules of effective communication and apply them, differentiate between types of conversations, be able to sustain both social and personal conversations, make everyday living easier for your child by encouraging him/her to express openly regarding of how advanced the speech disorder is. A vocal or a simple sound is the beginning of a successful dialogue with you and the rest of the world.
Work on learning a simple word or sound every week, and soon enough your child's progress will be obvious. Starting the therapy as early as possible is vital for success, so select a personalized therapy plan for children today and help him her communicate their desire to the world. So thank you. हमारा जो आज का था हमारा आज का जो टॉपिक था वो यही था कि एक थेरेपी के थ्रू अगर कोई डिसेबल्ड है या डिफरेंटली एबल्ड है, डिफरेंटली एबल्ड मतलब कि दूसरों से थोड़ा सा अलग, जो नॉर्मल व्यक्ति है उससे थोड़ा सा अलग, तो अगर ऐसा व्यक्ति है तो हम उसको थेरेपी दे करके उसके डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो थेरेपी मैंने आपको बताई, ऐसी थेरेपी उसकी पहले तो उसकी प्रॉब्लम को हम डायग्नोस करेंगे कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग उसे हम थेरेपी देंगे और उस थेरेपी के द्वारा हम काफी हद तक ये देख सकते हैं कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसको काफी हद तक हम दूर कर सकते हैं। थेरेपी के द्वारा दूर अगर हम किसी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं तो ये उसके लिए भी उसकी लाइफ को और इजी बना सकता है, उसकी लाइफ को और बेटर बना सकता है। देखिए हम उनकी लाइफ को पूरी तरह से नॉर्मल तो नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, जो नॉर्मल पीपल हैं उनको हमेशा सोचना चाहिए कि दे आर वेरी ब्लेस्ड कि गॉड ने हमें ये चीज दी। ऐसे लोग भी हैं जो चलना चाहते हैं पर चल नहीं पाते, सही से बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते, दुनिया खूबसूरत सी दुनिया को देखना चाहते हैं पर देख नहीं पा रहे हैं, चीजों को सुनना चाह रहे हैं, लोगों से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं पर सुन नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिनको ऐसी थेरेपी के द्वारा, अगर उनको बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको पूरे जड़ से तो नहीं सही कर सकते, लेकिन कुछ हद तक सही कर सकते हैं। या कुछ पीपल होते हैं जो इन्वायरमेंट के कॉज में आकर के, किसी इन्वायरमेंट कॉज में आकर के अपनी प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम में आ गए हैं, कोई अपने हाथ पैर किसी एक्सीडेंट में किसी के पैर हाथ में कुछ चले जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो आजकल तो जो आर्टिफिशियल पार्ट्स होते हैं बॉडी के उसके यूज से वो दोबारा चल सकते हैं। या फिर किसी को सुनने में या बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, स्पीच थेरेपी की बात करें अगर हम, तो वो बोल भी सकते हैं। जैसे कि एक थेरेपी, स्पीच थेरेपी की मैंने आपसे बात भी की, आपको मैंने बताया भी किस किस कैटेगरी के बच्चे होते हैं स्पीच थेरेपी में। तो अगर उनको बाय बर्थ वो प्रॉब्लम नहीं है तो हम उन बच्चों की ये प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, और उनको अगर बच्चा के बाय बर्थ है तो काफी हद तक तो हम सुधार सकते हैं कि बिल्कुल जड़ से नहीं दूर कर सकते, लेकिन अगर वो बच्चे के अंदर बाद में प्रॉब्लम आई है किसी और कारण से, एनवायरमेंट कॉज की वजह से या किसी और वजह से उनके अंदर प्रॉब्लम आई है, कभी का होता है बच्चे बहुत ऐसी कोई चीज देख लेते हैं कि वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, तो उनकी बोलने में वो हम्बलिंग करने लगते हैं या आवाज कांपने लगती है बोलने में, तो ऐसे बच्चों को हम थेरेपी के द्वारा सही कर सकते हैं, उनकी थेरेपी के द्वारा उनकी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को थेरेपी के द्वारा दूर करने के लिए सबसे पहले तो हमें उन्हें स्पीच थेरेपी के थेरेपिस्ट के पास ले जाना चाहिए। फिर स्पीच थेरेपिस्ट में उनको प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जाएगा कि कैसे उनको दूर किया जा सकता है। तो अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, जैसा कि आपके पेपर है, तो साइकोलॉजी में आप चाइल्ड साइकोलॉजी, आप बीएड में चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चाइल्ड साइकोलॉजी के साथ साथ आपको ये सारी चीज, चाइल्ड साइकोलॉजी में आपको चाइल्ड की जो प्रॉब्लम है, मान लीजिए आप एक नॉर्मल क्लास में पढ़ा रहे हैं और स्पीच थेरेपी की जरूरत जिन बच्चों को होती है वो भी डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, तो अगर आपके क्लास में कोई ऐसा डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है जिसे बोलने में कुछ प्रॉब्लम है, एक नॉर्मल क्लास में आप टीचर हैं, आप उसमें बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे को अगर बोलने में प्रॉब्लम है तो आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे? उसे ट्रीट करने के लिए सिंपल तरीका है कि हम बच्चे को डेली डेली कुछ टास्क, जिससे कि बच्चा उस चीज को कैच कर सके और बोलने की अपनी जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सके। ये टास्क ऐसा नहीं है कि हम क्लासरूम में सारे बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कभी कभार हो सकता है कि हम अपने कोर्स के साथ कुछ हम प्रैक्टिकम्स करा रहे हैं, तो प्रैक्टिकम में ऐसा कुछ प्रोजेक्ट करा लें, ऐसा कुछ काम करा ले कि बच्चे, सभी बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो, ताकि उस बच्चे को अकेला अपनी कमी का एहसास ना हो, क्योंकि हम एज अ टीचर, हमारे लिए तो हर बच्चा बराबर होना चाहिए ना, हमारे लिए तो कोई एक बच्चा नहीं है, हमारे लिए हर बच्चा बराबर है। तो हर बच्चे की अपनी एक प्रॉब्लम होती है, अपनी एक चीज होती है जिसको हम सबसे डिस्कस, उसको दिखाकर उसकी कमी का एहसास नहीं कराना चाहिए, बल्कि हमें ये बताना चाहिए कि हाँ ठीक है, आपके अंदर ये कमी है, कोई बात नहीं,
लेकिन हम उसको अपने मन में रख के उसको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू या डिफरेंट टूल्स के थ्रू उसको दूर कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी थेरेपीज होती है जिससे आजकल चीज़ों को न्यू टेक्निक्स आ चुके हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जिसके द्वारा हम बच्चों की प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सब लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल हो सकेंगी आगे आपकी स्टडी में। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।